अब हम देखते हैं कि जो मैच स्टिक होती है, जो माचिस होती है, वो किस प्रोसेस पे बेस्ड होती है और कैसे वो जलती है। तो जो हम अभी की मैच स्टिक यूज़ करते हैं वो कम से कम 200 ईयर्स पहले, मतलब 200 साल पहले वो बनी थी। तो उसमें होता है साइड में एक ऐसी पट्टी दे रखी होती है, ये जो होती है ये होता है रबिंग मटीरियल। यहाँ पर रबिंग मटीरियल होता है और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं दो कंपोनेंट, एक ग्लास और एक रेड फॉस्फोरस। तो मान लीजिए आपकी एक ये मैच स्टिक है और आपने जब इसको रब करा तो जो रेड फॉस्फोरस है वो उस मोमेंट पे वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा। नहीं, क्या करा, हम फिर से एक बार मैकेनिज्म समझते हैं कि रबिंग मटेरियल में ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस है। जब हमने मैच स्टिक, और एक बात और, जो हमारी मैच स्टिक है, जो हमारी तीली है, उस पर पहले से ही पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की कोटिंग होती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ये पोर्शन है रबिंग मटेरियल और इतना पोर्शन है आपकी उस माचिस की तीली के ऊपर। तो जब भी आप रब करेंगे अपनी माचिस की स्टिक को तो होगा क्या, जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा। एंड वाइट फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है, वो तुरंत से ही रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोरेट के साथ। और जब पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इस प्रोसेस में हीट निकलेगी। उस हीट से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारी जो तीली है वो जल जाएगी। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमारा जो रबिंग मटेरियल है वहाँ पर ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस है और हमारी जो स्टिक है उस पर पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है। अब होता क्या है, जब भी हम अपनी स्टिक को रब करेंगे उस प्रोसेस में रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में तुरंत ही कन्वर्ट होगा और वो वाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करके एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाएगा और अल्टीमेटली हमारी जो स्टिक है वो जलने लगेगी। तो ये हो गई मैच स्टिक की पूरी वर्किंग। और मान लीजिए 200 साल पहले इसके आगे नहीं चलती थी, वो भी जल्दी थी। तब क्या होता था, जो एंशिएंट इजिप्ट थे वहाँ पर पाइन वुड की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी को सल्फर में डिप करके रखा जाता था और वो एज अ मैच स्टिक यूज़ होती थी। तो ये हो गया हमारा पूरे फंक्शनिंग। अब हम देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस तो ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर, थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और वो अपना इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाए या फिर उस टेम्परेचर को अटेन कर ले और तुरंत ही जल जाए विद अ फ्लेम, ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो इसको हम लिख लेते हैं, द सब्सटेंसेस विद लो इग्निशन टेम्परेचर, with low ignition temperature catches the fire and burn with a flame and burn with flame are known as inflammable सब्सटेंसेस। तो ये होगा हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और ये एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब एक हमारा टॉपिक आता है रिक्वायरमेंट फॉर फायर्स। इतना पूरा डिस्कशन करने के बाद हमने क्या देखा कि फायर को लगाने के लिए, आगे के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो इसकी बेसिक 3 चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले तो हमारा फ्यूल, फर्स्ट वन इज़ फ्यूल जो जलेगा। सेकेंड इज़ एयर, एयर में भी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम अलग से तो लेते नहीं है, वो एयर में ही प्रेजेंट होती है। और जो थर्ड है हीट, आउटसाइड सोर्स, ताकि हमारे फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ सके और हमारी जो सब्सटेंस है वो जल सके। तो ये 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी आग को जलाने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब हमने ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, अगर हमने इसमें से कोई भी चीज़ हटा दी तो क्या हमारी आगे नहीं जलेगी? तो आंसर है यस। और इसी ही बेस पे, कोई भी एक चीज़ हटा देने के बेस पर ही फायर एक्सटिंग्विशर्स काम करते हैं। अब हीट जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
एयर में ऑक्सीजन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूल तो कहीं भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो बेसिक एक्सटिंग्विशर्स हैं वो एयर एंड हीट को, ऑक्सीजन और हीट को कंट्रोल करने के फंक्शनिंग पे काम करते हैं। अब दो तरह से आगे जल सकती है, ये भी हम पहले देख लेते हैं। अब होता क्या है, अब आगे जो है वो दो तरह से जल सकती है। एक तो या तो हमारा फ्यूल पेपर या वुड हो, और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो फ्यूल है वो पेट्रोल हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, लाइक दीज सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आग लग गई हो, तो अब इन दोनों तरह की आग को बुझाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। इसमें जो है पेपर या फिर लकड़ी से जो भी आग लगेगी वो सिंपली हम पानी से बुझा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा किसी लकड़ी की दुकान में या फिर कहीं पर बड़ी मात्रा में आग लग जाती है तो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायरमैन्स होते हैं, वो पानी की बौछार करते हैं वहाँ पर। उससे होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी आग जल रही है और जब हमने पानी डाला और पानी की यहाँ पर एक कोटिंग बन गई, अब उससे होगा क्या, सबसे पहले तो हमारा टेम्परेचर, इस आगे का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, उससे इग्निशन टेम्परेचर भी लो जाएगा और हमारा जो फ्यूल है वो जलना बंद हो जाएगा। और वहीं एक जो एयर है हमारी और जो फ्यूल है उसके बीच में एक पानी की लेयर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन और हमारे फ्यूल के बीच में एक जब लेयर आ गई तो इन दोनों का कांटेक्ट जो है वो कट गया बिल्कुल से, और अल्टीमेटली जो आग है वो खुद से धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। तो पानी ने क्या काम करा, एक तो इग्निशन टेम्परेचर को लो करा और एक लेयर बना दी हमारी ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में। वहीं अगर हम बात करें कि पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई आग ही लगती है तो इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर हमने इसमें पानी का यूज़ करा, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर गुड कंडक्टर्स, तो द वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। वाटर क्या करता है, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकती है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर पानी डाला भी तो ये तो और इलेक्ट्रिसिटी को और जितना भी हमारी हीट है और आगे है उसको और फैलाएगा पानी जो है, तो हम पानी का इस केस में या फिर पेट्रोल के केस में यूज़ नहीं कर सकते। अब काम में आते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब ये जो है ये मेन हमारे इम्पॉर्टेंट एक्सटिंग्विशर्स हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहली बात CO2 के हम थोड़े से फंक्शंस लिख लेते हैं कि CO2 इसमें क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। CO2 जो CO2 होती है ये हैवी होती है ऑक्सीजन से, सबसे पहला पॉइंट तो यही, हैवियर देन ऑक्सीजन। अब क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारी फायर है। अब जब हमने यहाँ पर CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करा तो CO2 क्योंकि ऑक्सीजन से भारी है, वो ऑक्सीजन की लेयर के नीचे, अगर ये ऑक्सीजन की लेयर है तो हमारी CO2 जो है वो यहाँ पर आकर बैठ जाएगी, और इससे क्या होगा, हमारी आगी और ऑक्सीजन, हमारी एयर के बीच में और ऑक्सीजन फायर के बीच में एक CO2 की लेयर बन जाएगी, जिससे अगेन O2 एंड फायर के बीच का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाएगा। तो एक तो ये इस तरह से काम करता है, और दूसरा CO2 को जैसे ही हम उनकी फायर एक्सटिंग्विशर्स में से रिलीज़ करते हैं तो वो स्प्रेड करती है, और उससे होता क्या है, अपनी आसपास की जगह का टेम्परेचर कम करती है, तो फर्दर इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, और जब इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो हमारा फ्यूल ठंडा पड़ेगा और उसमें जो आग लगने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स भी सेम उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि पानी को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगी हुई आग को बुझाने में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए तब CO2 के एक्सटिंग्विशर्स काम में आते हैं। तो ये हो जाती है हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स की। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल है लाइक सन में हमें पता है लगातार हीट एंड एनर्जी निकल रही है, और वहाँ पर कंटिन्यूसली फायर जो है वहाँ पर लगी हुई है, मतलब आग वहाँ पर कंटिन्यूसली जल रही है। तो सन में ऐसा क्या हो रहा है जो वहाँ की आग कभी भी बुझती नहीं है, तो वहाँ पर हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शंस। और न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, किसी भी एटम की जो न्यूक्लियाई होती है, मान लीजिए कि एटम है तो उसका जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं।
वहाँ पर कुछ रिएक्शंस चल रही होती हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और वही सन की हीट और एनर्जी का सोर्स होती है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंबशंस। सो द फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन मतलब कि रूम टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है और वो खुद से ही जल रहा है, तो ऐसे कंबशन को हम रैपिड कंबशन बोलेंगे, विच टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम मतलब हमने कोई भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया और कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया जलने के लिए, वो खुद से ही जल रहा है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए रखा हुआ है और वो अभी तो नहीं जल रहा, लेकिन कुछ ही समय में लाइक 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद वो खुद से जलने लगे, तो ऐसे कंबशन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, इन विच अ सब्सटेंस स्टार्ट igniting without the external cause, in which a substance starts burning suddenly, मतलब खुद से ही वो जलने लगा है, without the application of external cause, तो ये हो जाता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब द थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो ना ही तो रूम टेम्परेचर पर खुद से जलेगा और ना ही खुद से मतलब उसी रूम टेम्परेचर पे खुद से कभी नहीं जलेगा, तो ये हो गया एक्सप्लोजन। और इसको अगर हम और डिफाइन करें, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, यही हमारा सब्सटेंस है, इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, मान लीजिए हमने बाहर से इसमें हीट दी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, अब जब हमने इसका इग्निशन टेम्परेचर तक इसको पहुंचा दिया तब जाकर ये जलना स्टार्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह की जो कंबशन होता है उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, गैसेस भी रिलीज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्रैकर्स की बात करें, तो जब हम किसी भी क्रैकर को जलाते हैं तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर गैस भी प्रोड्यूस होती है। जब भी अगर आपने आसमान में देखा हो तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ होती हैं। एक्सप्लोजन इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ substance burns above रूम टेम्परेचर के ऊपर जाकर के ही वो बर्न करेगा, with the liberation मतलब रिलीज करेगा ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोजन और ये हो गई तीनों की डेफिनेशंस, आप इनको याद रखिएगा। अब फ्यूल क्या होता है ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं गुड फ्यूल, जो मतलब जिस भी फ्यूल को हम अच्छा क्यों कहते हैं, ये किस पॉइंट पे बेस है, ये भी देख लेते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ चीप, मतलब वो सस्ता मिलना चाहिए, रीडली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए हमारे आसपास की जगहों पर ही, बर्न्स ईजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब जब वो जले तो ये नहीं होना चाहिए कि वो एकदम से जल जाए, धीरे धीरे जलना चाहिए और ताकि वो लंबे समय तक चले। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा हो एंड डज नॉट लीव एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, मतलब जब वो जल रहा हो तो उसके बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए वो सब्सटेंसेस लीव नहीं करें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो जाती हैं गुड फ्यूल की। और ऐसा फ्यूल जिसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी उसी को हम बोलेंगे आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो सारी चीज़ों को अपने साथ लेता हुआ चले, लेकिन एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसमें एट अ टाइम
सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हों। अगर मान लीजिए ए फ्यूल है, उसमें के पास ये 4 चीज़ें तो हैं लेकिन वो 5 वाले को नहीं कर रहा सेटिस्फाई, मतलब कि वो जलने के बाद कुछ ना कुछ लीव कर रहा है, तो वो एक आइडियल फ्यूल नहीं कहलाएगा। मान लीजिए हमारे पास बी फ्यूल है, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी और इसको भी, लेकिन थर्ड वाले को नहीं कर रहा। मतलब वो जैसे ही हम उसमें आग लगा रहे हैं और वो कुछ ही सेकंड्स में जल जा रहा है, तो लेकिन उसके बाद भी वो एक आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि उसने एक चीज़ मिस कर दी, वो तुरंत जल रहा है। लेकिन हमारा आइडियल फ्यूल मॉडरेट रेट पर जलना चाहिए। तो ये होगा हमारे आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? मान लीजिए आपको पानी गर्म करना है और आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको एक तरफ तो दिया जा रहा है काऊ डंग या फिर कोल, मान लीजिए आपको दिया जा रहा है कोल, और एक तरफ दी जा रही है आपको एलपीजी सिलेंडर, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना अपने किचन्स में, वही। तो आप किस फ्यूल को प्रेफर करेंगे अपने पानी को गर्म करने के लिए? मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर एलपीजी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितनी देर में कोयले को गर्म होने में देर लगेगी, उतने समय में हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी मदद से हम अपने पानी को गर्म कर लेंगे। तो यही होती है फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब कोई फ्यूल कितनी देर में किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहा है, या फिर हमने जो रिज़ल्ट चाहिए हैं वो उस रिज़ल्ट तक पहुंचा रहा है, तो इसी को बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। कि कौन सा गुड परफॉर्मर है। वन वर्ड में अगर बात करें तो गुड परफॉर्मर। अब ये किससे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब आपके पास 1 kg फ्यूल है, मान लीजिए 1 kg कोल है, और आपने जब इसको जलाया तो जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसी को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब हीट जो है उसी को ही हम कैलोरीफिक वैल्यू बोल रहे हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। मतलब किलो जूल हीट की एनर्जी हो गई, एंड पर मोल, ये जो सिंबल होता है ये पर के लिए यूज़ करते हैं। किलो जूल पर मोल पर केजी पर किलोग्राम। मतलब हम जब 1 किलोग्राम का सब्सटेंस ले रहे हैं, 1 किलोग्राम का फ्यूल ले रहे हैं, तो वो कितनी एनर्जी इन किलो जूल प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कह रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हीट एनर्जी को ही डिफाइन करने के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू नाम की टर्म का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। हम पे 4 फ्यूल्स हैं और हमने यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट वन इज काऊ डंग। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000 किलोजूल पर केजी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ किलोजूल पर केजी में है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर सेकेंड वन इज कोल, 25,000 to 33,000 किलोजूल पर केजी। एलपीजी 55,000 किलोजूल पर केजी। एंड हाइड्रोजन अगर आपको नहीं पता हो तो हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है, और जो सन पे जो कंटिन्यूसली आग जल रही है ना, उसका सोर्स हाइड्रोजन ही है, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। अगर हम इसमें से एक चार्ट बनाना चाहें तो सबसे कम काऊ डंग, देन कोल, देन एलपीजी, एंड द मोस्ट एनर्जी लिबरेटेड इज बाय हाइड्रोजन इन दिस चार्ट। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने मान लीजिए 1 kg सब्सटेंस लिया है, 1 kg कोल लिया, 1 kg एलपीजी ली, तो हमें जो एनर्जी एलपीजी देगा वो ज़्यादा देगा। मतलब हमारा अमाउंट सेम है, हमने अमाउंट फिक्स कर दिया है 1 kg हमने काऊ डंग को जलाया और 1 kg कोल को जलाया, तो जो कोल वाला जो हिस्सा होगा वहाँ से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ काऊ डंग एंड कोल में, तो आप पानी गर्म करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेटली कोल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काऊ डंग जो है वो और धीरे धीरे प्रोसेस करेगी। और अगर मैंने आपको दिया कोल एंड एलपीजी, तो आप चूज़ करेंगे एलपीजी। और हाइड्रोजन वाले जो फ्यूल होते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो ये हो जाता है पूरा कैलोरीफिक वैल्यू का रिलेटेड कंसेप्ट, और फ्यूल एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब हमने
फ्यूल वाले अपने पूरे पोर्शन को तो समझ लिया है। अब देखते हैं कि फ्यूल जो भी हम जलाते हैं उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं हम पर और हमारे एनवायरनमेंट पर। सो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है फ्यूल का जो यूज़ है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है एंड अल्टीमेटली उसका सिर्फ हार्मफुल इफ़ेक्ट ही हो रहा है। द फर्स्ट वन इज कार्बन फ्यूल जो होते हैं लाइक वुड या फिर पेट्रोल, वो रिलीजेस द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं वो जब जलते हैं तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, मतलब जो पूरी तरह से नहीं जल सके और वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होते हैं। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब ह्यूमन के शरीर में जा करके रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं लाइक अस्थमा। और इसलिए जो एयर पोल्यूशन होता है वो अस्थमा पेशेंट के लिए एक डेंजरस चीज़ हो जाती है। फिर द सेकेंड वन इज़ इनकम्प्लीट कंबशन। जब कोई भी कार्बन प्रोडक्ट या फिर कार्बन फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो इनकम्प्लीट कंबस्ट हो रहा है, मतलब कि पूरी तरह से नहीं जल रहा, तो एज अ प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। एंड टू बी वेरी क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ अ पॉइजनस गैस, मतलब ये जब ह्यूमन शरीर में जाएगी तो हमारे लिए एक पॉइजन का काम करेगी। कैसे? जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो हमारे सेल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जा कर के अटैच हो जाएगी और एक ये जो प्रोडक्ट बनाएगी उसकी वजह से हमारी जो सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को सफोकेशन होने लगेगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जब भी सर्दियों के समय में हम कोल का यूज़ करते हैं या फिर अंगीठी का यूज़ करते हैं अपने कमरों में, तो रूम्स को बंद करने के लिए मना करा जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उस रूम में इकट्ठी हो गई तो वो इंसान को सफोकेट कर देती है और पॉइजनस तो वो होती ही है। देन थर्ड वन इज़ रिलीज द CO2। अब जितने भी कार्बन के जो फ्यूल्स हैं वो CO2 तो रिलीज़ करेंगे ही, और जैसे जैसे CO2 का अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है उससे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब CO2 जो है वो हमारी जो सन रेज आ रही हैं उसको होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ता जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जितनी भी पोलर आइस हैं, मतलब जो पोलर आइस कैप्स हैं, बड़ी बड़ी बर्फ़ की लाइक माउंटेन्स हैं, वो सब पिघल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो सी लेवल है, जो समुद्र का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से समुद्र के आसपास जितने भी छोटे छोटे एरियाज़ हैं वो समुद्र के अंदर दबते जा रहे हैं और इसलिए वहाँ के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देन द फोर्थ वन इज़ कोल एंड डीजल। अब कोल या डीजल, पेट्रोल हम कुछ भी लें उससे निकलती है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एक कोरोसिव गैस होती है, मतलब कि अगर वो स्किन पे हमारे लगती है तो हमें इचिंग होने लगेगी, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और रेड रेड हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कोरोसिव बोलते हैं, हमें अच्छा फील नहीं होगा। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जब भी हम पेट्रोल या फिर डीजल से हमारी कार्स, स्कूटर जो भी चलती हैं तो ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब ये क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने और वो हवा में रिलीज हो गए। अब क्या होगा, जब वो पानी के साथ कंबाइन होंगे तो बनेगी एसिड रेन, और एसिड रेन पेड़ों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और हमारे लिए, सबके लिए खतरनाक ही होती है। तो ये हो जाता है कोल और डीजल या फिर पेट्रोल को यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस। और इसीलिए पेट्रोल और डीजल की जगह अब जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हम यूज़ करते हैं। CNG जो है वो एक ग्रीन फ्यूल कहते हैं, एक क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल CNG। तो पेट्रोल एंड डीजल की जगह हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का यूज़ करते हैं। तो अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिड रेन, सेकेंड इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हटाना, मतलब हम पेड़ जो काटते जा रहे हैं उसी को प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को डी करना मतलब कि फॉरेस्ट्स को हटाना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। Cutting down of forest is known as deforestation. Fifth one is explosion.
सिक्स्थ इज फ्लेम, देन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू, ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। देन ग्लोबल वार्मिंग, इन वन वर्ड इंक्रीजिंग ऑफ द अर्थ्स टेम्परेचर, आइडियल फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आपने बहुत से व्हीकल्स के पीछे, बड़े बड़े व्हीकल्स जो पेट्रोल या फिर कोई फ्यूल कैरी करते हैं, उन पे लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ताकि दूसरे इंसान को पता लग सके कि इसमें अगर हमने आसपास कोई आगे की चीज़ भी लगाई तो वो फायर को पकड़ लेगा। सो ये होगा सारे कीवर्ड्स, आप इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा, कंसेप्ट इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। सो यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।